उत्तराखंड में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1700 के करीब पहुंच गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड के आंकड़े दिखाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1692 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 771 हैं। उत्तराखंड में अब तक 895 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। 37 नए केसेस उत्तराखंड में और सामने आए हैं। खबर देहरादून से, जहां क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने आत्महत्या की। क्वारंटाइन सेंटर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दी। मध्य प्रदेश से लौटने के बाद में क्वारंटाइन किया गया था। 6 जून को जबलपुर से आया था 19 वर्षीय युवक। हरिद्वार का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। मृतक साकेत रायपुर थाना इलाके के बालावाला क्वारंटाइन सेंटर की घटना है। पुलिस ने मृतक संबंधित औपचारिकताएं पूरी की हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आत्महत्या के मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाए। क्वारंटाइन सेंटर में युवक की आत्महत्या के मामले में सवाल उठाए। क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था ठीक नहीं है, सूर्यकांत धस्माना ने कहा। पहले पौड़ी में और अब देहरादून में युवक ने आत्महत्या की। क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। 338 करोड़ का बजट, कहां है वो पैसा, ये सवाल है। क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली के चलते लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से एक बच्ची की भी इससे पहले मौत हो चुकी है। इसीलिए सवाल खड़े किए गए। 338 करोड़ का बजट है, आखिरकार वो पैसा कहां गया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा, क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पहले पौड़ी में एक आत्महत्या क्वारंटीन सेंटर में हुई। आज बालावाला देहरादून में जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें एक युवा ने आत्महत्या कर ली। बहुत हालत खराब है क्वारंटीन सेंटर्स की। हम लोग पहले दिन से सरकार से कह रहे थे, बच्ची को सांप ने काट लिया तो बच्ची मर गई, उसके बाद एक आत्महत्या हो गई, आज आत्महत्या हो गई। उससे पहले भोजन में कीड़े खाने में मिल रहे थे लोगों को। तमाम क्वारंटीन सेंटर से वीडियो जो वायरल हुए हैं वो पूरे राज्य भर के क्वारंटीन सेंटर्स के हालात। मैं पूछना चाहता हूं कि 638 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य के सेक्टर में दिया है, बताएं ना कहां है वो पैसा, किसके लिए दिया, कहां दिया, किसको दिया। इस तरह से पूरे राज्य की जनता का खून पसीने का पैसा आप घपलेबाजी में उड़ा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य में कोरोना से लड़ना, देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न देश की सरकार लड़ रही है न राज्य की सरकार लड़ रही है। तो लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए सूर्यकांत धस्माना की तरफ से कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पैसा कहां गया। पहले पौड़ी में और अब देहरादून में युवक ने अपनी जान दी। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, यहाँ विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार सेंटर में लोगों की मौत क्यों हो रही है, जो बजट का पैसा था वो कहां गया। फहीम, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। आत्महत्या की है एक युवक ने और आत्महत्या के बाद में तमाम तरह के सवाल क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर के पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौकों पर आवाजें उठती रही, बात सामने आती रही, कई वीडियोज आई सर क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। विपक्ष ने लगातार हमला किया है सरकार पर। आज फिर विपक्ष को मौका मिला है सरकार पर सवाल खड़े करने का, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में देहरादून से लगा इलाका है ये बालावाला क्षेत्र, और यहाँ पर एक हॉस्टल में क्वारंटीन सेंटर है। वहां पर जो आत्महत्या की है, इस आत्महत्या के कारणों का भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, व्यवस्थाओं के दावों पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जिसमें क्वारंटीन सेंटर में एक युवक को आत्महत्या। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
खबर देहरादून से, जहां क्वारंटाइन केंद्रों में होगा डेथ ऑडिट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा डेथ ऑडिट होगा। क्वारंटाइन सेंटर में होने वाले आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा। सरकार ने क्वारंटाइन और इलाज को लेकर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। विपक्ष सरकार की व्यवस्थाओं से परेशान होकर बदनाम कर रहा है। का ऑडिट होगा, इसलिए उसकी मौत किन कारणों से हुई है, किन कारणों से उसने आत्महत्या की है, वो जानना चाहिए। विपक्ष तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है। हर मौत का ऑडिट होगा, इसलिए उसकी मौत किन कारणों से हुई है, किन कारणों से उसने आत्महत्या की है, वो जानना चाहिए। विपक्ष तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में आत्महत्या पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सेंटरों में खराब व्यवस्था के कारण आत्महत्या की गई, क्या क्वारंटाइन सेंटर्स में बद इंतजामी के आरोप सही हैं, क्या युवक की आत्महत्या कुछ कारणों से है या फिर इसके पीछे कोई राज है। आखिर मृतक साकेत क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कैसे, इसकी कहानी क्या है, ये सवाल बने हुए हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में जिस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं उसको लेकर अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं कि क्या इस कदर वहां पर बद इंतजामी की गई है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। सूर्यकांत जी, जिस तरीके से अभी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातें हम सुन रहे थे कि उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष इन बातों को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है जो हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? चलिए, संपर्क टूट गया है। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो गया है, क्या वाकई में यह मामला राजनीति करने का है कि क्वारंटाइन सेंटर में डेथ्स अगर हो रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उसके पीछे राज क्या है, ये समझना चाहिए। क्या वाकई में इतनी ज्यादा बदहाली हो गई है या बद से बदतर परिस्थिति क्वारंटाइन सेंटर्स में हो चुकी है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? क्या खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको किस सिचुएशन में रखा जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं। या फिर जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने आत्महत्या की है, क्या उसका कोई इसके पीछे पर्सनल इंटेंशन था, कोई पर्सनल वजह थी, कोई टेंशन थी, किस वजह से उसे यहां पर लाया गया था, क्या वो कोरोना के डर से घबरा गया था, या ये वो तमाम सवाल हैं, तमाम पहलू हैं जिसे टटोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सवाल उठा देना सरकार के ऊपर बड़ा आसान होता है, लेकिन अंदर खाने जाकर व्यवस्थाएं कैसी हैं ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मानना कि व्यवस्थाओं के चलते किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि क्या इतनी ज्यादा बदहाली थी या एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से किसी व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, ये जो तमाम सवाल जहन में उठ रहे हैं कि वाकई में क्या ऐसी बदहाली है, आप लोगों को क्या कुछ अभी तक क्लू मिला है या पता चला है कि क्वारंटाइन सेंटर की सिचुएशन इतनी खराब है कि किसी व्यक्ति को जान देनी पड़ जाए? सृष्टि, एक बात तो बहुत साफ है इस मामले में कि इस मामले को सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है और कहीं ना कहीं वो जो व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, उनके मद्देनजर ही शायद ये संभव है कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया इस चीज को। और खुद मुख्यमंत्री ने, जैसे कि आपने सुना, और मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इसका डेथ ऑडिट होगा और इस तरह की मौतों का डेथ ऑडिट किया जाएगा। लेकिन साथ साथ सीएम ने एक बात जरूर कही कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में काफी हैं, सरकार ने काफी कोशिशें की है, व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन फिर भी आज की इस मौत को गंभीरता से लिया जा रहा है, इस आत्महत्या को इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और इसी के मद्देनजर तमाम कुछ मुख्य तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार
इसने आत्महत्या की तो फिर क्यों की, और ये क्यों आया जबलपुर से का रहने यहाँ पर नौकरी में, हरिद्वार का एड्रेस लिखवाया, फिर यहाँ क्वारंटीन सेंटर कैसे पहुंचा, घर वालों को जो अभी तक की जानकारी है पुलिस के अनुसार घर वालों को 2 जून को उसने जानकारी दी थी कि वो दिल्ली आ रहा है, लेकिन यहाँ क्वारंटीन सेंटर में वो पाया गया, उसकी आत्महत्या करता है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, क्या वास्तव में क्वारंटीन सेंटर की स्थिति ऐसी रही कि वो जी अवसाद में रहते हुए उसने आत्महत्या की, या फिर व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं हो पाई थी? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल ही कहीं ना कहीं क्वारंटीन सेंटर पर भी उंगली उठाने का मौका विपक्ष को भी दे रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब अभी एक मिस्ट्री के तौर पर है, क्योंकि अभी डेथ ऑडिट होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। पुलिस इसमें जांच करेगी और किस तरह का आज दिन भर की जांच से जो चीजें सामने आई हैं उसमें अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ये यहाँ क्वारंटीन सेंटर कैसे पहुंचा और आखिरकार आत्महत्या करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी इसकी भी डिटेल में जांच होगी, जांच के बाद इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि इतनी ज्यादा बदहाली हो चुकी है क्वारंटाइन सेंटर्स में कि लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष की साजिश है, इसके आत्महत्याओं के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है जिसका ऑडिट करवाया जाएगा। करवाए ना ऑडिट जी, ये इस तरह की वाहियात बात करना, मैं समझता हूं किस तरह की बात हो रही है। ये विपक्ष क्या साजिश कर सकता है? हम आत्महत्या करवा रहे हैं। मासो गांव में, थैलीसैंण के मासो गांव में 5 लोग जो क्वारंटीन सेंटर में जाते हैं, गौशाला में ठहरा दिया जाता है, उनको उस महिला बीमार पड़ती है, उसको दवा नहीं मिलती, उसकी मौत हो जाती है, तो उसमें विपक्ष कहां से आ गया? हमारे देहरादून में ये दूसरी घटना हो गई है। दूसरी घटना में ये इस प्रकार से, वो कैसा क्वारंटीन सेंटर है? क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? क्वारंटीन में निगरानी होती है। 48 घंटे से अगर कोई बॉडी टंगी हुई है, उसको उसकी जब सड़ांध आ गई, जब उसकी गंध आ गई, उसके बाद पता लग रहा है कि उसकी मौत हो गई, आप कहां गणना कर रहे हैं? कहां आप नजर रख रहे हैं उसके ऊपर जो क्वारंटीन आपने किया हुआ है? किस तरह की वाहियात बात मुख्यमंत्री और उनके सरकार का अमला करता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। लोगों को इन्होंने भेड़ बकरी समझा हुआ है, लोगों को इन्होंने जानवर समझा हुआ है। किस तरह से ये बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर संक्रमण जो 20 दिन पहले 60 था, आज वो 1700 पहुंच गया। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं इन्होंने व्यवस्थाएं करी? और जब व्यवस्था पे हम उंगली उठाएंगे, जब व्यवस्था पे हम बात करेंगे तो कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, बंशीधर भगत साहब हमारे साथ में, बीजेपी के उत्तराखंड से अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंशीधर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सूर्यकांत धस्माना साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जो ये कह रही है कि विपक्ष की राजनीति है और विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जब महिलाओं को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को वहां खाना नहीं मिल रहा है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो आखिरकार इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? इसमें तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है जी। तो हम सरकारी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहे जी, लेकिन जो कमियां रह गई हैं कहीं बताएं तो कोई हम उसको पूरा कर रहे हैं बाबू। जो भी कमियां हैं उसको दूर करना हमारा काम है, उसको हम कर रहे हैं। इसमें कोई संकोच हमको नहीं है। कहीं पर कोई छूट सकता है, इतना बड़ा मामला हो रहा है तो कोई बात कहीं पर कमी होती तो उसको तत्काल दूर कर रहे हैं। और ये आत्महत्याओं की जो बात हो रही है सर, आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये चिंताजनक बात है और जो भी है उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो भी उसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, ठीक है। सूर्यकांत जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सूर्यकांत जी, सरकार कह रही है कि हम तो पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां कमियां हैं उसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, अरे कोई 200, 500, 1000 रुपए की बेमानी हो गई जो जांच कराएंगे? जी, यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। आपने क्वारंटीन सेंटर्स में इंतजाम नहीं किए हैं। क्वारंटीन सेंटर्स आपने ऐसे कर दिए जैसे भेड़ बकरी होंगे लोग। प्रवासी आए हैं, जब प्रवासियों का वोट लेने होता है, जब पंचायत का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, जब संसद का चुनाव होता है, तो आप उनको लेकर के आते हैं, उनका इंतजाम करते हैं। आप कहते हैं कि वोट दीजिए, मोदी जी को लाइए, भारतीय जनता पार्टी को लाइए। और आज जब वो प्रवासी आ रहे हैं, उनका आपने इतना
बुरा हाल कर दिया है कि वो आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स में। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी आपके साथ बैठे हैं, आपकी सरकार ने कहा कि हम हर ग्राम प्रधान को 10-10 हजार रुपया देंगे क्वारंटीन के लिए। क्या आपने किसी एक ग्राम प्रधान को पूरे राज्य में उनका एक कट चुका रुपया है। आपने फिलहाल दिया? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये सवाल जो विपक्ष का है वो कहीं ना कहीं लाजमी भी है कि ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देहरादून के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, देहरादून के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल बढ़ चुका है। प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं देने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, ये सवाल उन्होंने उठाया था। कांग्रेस ने साधा शिक्षा मंत्री के बयान पर निशाना। शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बयान निजी स्कूलों से मिलीभगत का संकेत देता है। कि किसी को सरकारी स्कूल में फीस देने में दिक्कत है तो सरकारी सिस्टम के हमारे विद्यालय ठीक हुए हैं। आप अपने पाले को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। हम उनको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं और कुछ कमियां हमारे विद्यालय में आएंगी, आप हमको बताइए ना। आप उन कमियों को हमको बताइए, हम ठीक करेंगे। हमने अच्छे सब विषयों का अध्यापक गेस्ट टीचरों के माध्यम से सब जगह हमने की है। आपको पता है, मैं 2.5 साल से इस बात को हमने प्रयास किया है कि जहाँ छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं वहाँ तैनात रहें, और जहाँ अतिरिक्त शिक्षक हैं, सरप्लस शिक्षक हैं, उनको छात्र संख्या के आधार पर दूसरी जगह उनको समायोजित किया जाएगा। अब वो काम हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके सामने फीस की दिक्कत और संकट है, तो अपने बच्चों को सरकारी सिस्टम में भेजें। हम उनको अच्छी शिक्षा देने की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है शिक्षा मंत्री जी का। इन्हें निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। आज कोरोना की इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इससे पूरे देश में प्रभावित है और पूरे विश्व में कई करोड़ लोग इससे जो है प्रभावित हो चुके हैं। और आज जो रोजगार के साधन हैं, जनता के रोजगार के साधन सब पूरी तरीके से, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो मीडियम क्लास फैमिली के लोग हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों, सभी की जो आय के साधन हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक है, रुके हुए हैं। और ऐसे में इस प्रकार का बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैनेजमेंट के लोग, जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं उत्तराखंड में, इनकी मैनेजमेंट के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दिन पहले मिलने गए थे, और मैं समझता हूं कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं उनसे आपस में इनकी कोई मिली भगत वहाँ हुई है, और इन्होंने जो है इस तरीके का बयान जो शिक्षा मंत्री जी ने दिया है वो उसी पे आधारित दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीधे तौर पर जिस तरीके से अब लगातार खबरें यहां पर सामने आ रही हैं, लक्सर से खबर है कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा किया गया। मदन कौशिक ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस का एजेंडा राज्य विरोधी है। गैरसैंण पर कांग्रेस से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। अखाड़ों के साथ समझे हम लोग पहले से ही जागरूकता के साथ जिम्मेदारी के साथ काम करें। उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट को मकान की तलाश है। यही कारण है कि काशीपुर में उत्तराखंड सांसद अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बन गई, जहां उन्होंने खुद का मकान न होने पर उनकी पत्नी द्वारा ताने मारने की बात कही। आपको बता दें, गुरुवार को सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे थे और जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कोरोना वायरस के दौरान सरकार द्वारा जनता की मदद की जा रही है और अधिकारियों के सामने आ रही परेशानियों के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। तो इस जो यहाँ पर आए हैं, अब मुझे चिंता क्या हो रही है, आप मुझे जानते हैं मैं कैसी स्थिति में हूँ। आप लोग तो भगवान के लिए मैं समझता हूँ, किसका मकान नहीं है इसमें, 2-4 लोगों का नहीं होगा। मेरे पास अपना रहने को मकान नहीं है। आज वो सरकारी मकान छोड़ रहे, मेरी पत्नी ने कील छुपा रखी है, पत्रकारों के बीच में बोल रहा क्या किया तुमने, आज तक मकान नहीं बनाया, ये नहीं करा, दर दर भटक रहे हैं। अब मुझे वहाँ सामान कहाँ ले जाऊँ, वहाँ हो रही है। हल्द्वानी भी फ्री का मिलता है, वो साकेत ने दे दिया लड़ने के लिए, कार्यकर्ता का मकान है। तेरा वैसा मेरे पास बहुत 2 साल और रहा, तो अपना तो है ही नहीं।
छोटे से रुद्रप्रयाग जनपद में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। 2 दिन के भीतर में 14 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में अब 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये सभी मरीज बाहर से यहां लौटे प्रवासी हैं। प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि 22 मरीज ठीक होकर घर चले गए। जिस जिले में 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 हो चुका है। इनमें ज्यादातर मरीज दिल्ली से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन 7 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। कोरोना का खौफ संपूर्ण जिले में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बाजारों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है, लेकिन यहां अधिकांश बाजार दोपहर 2 बजे के बाद बंद होते हैं। अभी तक जो हमारे जिले से सैंपल गए थे उसमें से 42 आदमी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कि 7 अभी रात में पॉजिटिव हुआ है और वो 7 हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या आइसोलेशन में है। 2 आइसोलेशन में है और बाकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। हम लोग लगातार उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले से किया हुआ है हमारा, और बाकी को भी हमारे इसमें है, DMBN में है सभी, और जो भी रिलीव कर रहे हैं। अभी तो 22 को कल तक हमने कर दिया था पॉजिटिव केस को घर के लिए, तो 7 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। और साथ अगर कोई पेशेंट को घर में रहने में परेशानी हो या उसका लेटरिन बाथरूम कई पॉइंट हैं कि उनका सेपरेट नहीं है, तो उसके लिए फिर हम और जारी रख देते हैं यहाँ। अभी तक जो हमारे कोरोना काल में प्रचार भी तेज रफ्तार पकड़ रहा है। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गज से लेकर कार्यकर्ता तक घर घर जाकर पीएम मोदी के पत्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सरकार के कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। हमारा ये उत्तराखंड के अंदर 10 लाख लोगों को परिवार में जाने का हमने निर्णय लिया है। आज हमें लक्सर नगर के अंदर भी अधिक से अधिक लोगों में जाकर मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया है। इसके यहाँ जो 2nd पार्ट है, इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। मोदी जी की सरकार का दूसरे वर्ष का पहला कार्यकाल पूरा होने पर परिवार संपर्क अभियान के माध्यम से 1 वर्ष में दूसरे कार्यकाल के मोदी जी द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलाई गई है, मोदी जी के संकल्प पत्र के माध्यम से उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।